Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 18th of December 2024. 18 दिसंबर 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. छोटा सा टारगेट है 100, 110, 120 लाइक्स का. आप लोग पूरा करने में मदद करें. ज़रूर लाइक करें, ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी अगर आपको अच्छा लगता है हमारा कंटेंट तो. जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आज आपको सब बताऊंगा. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बैक ऑफ द न्यूज़पेपर से, है ना. फ्रंट में आज ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो डिस्कशन करने के लिए, बट बैक ऑफ द न्यूज़पेपर से स्टार्ट करते हैं. तो अच्छा, बीच में एक जब मैंने न्यूज़पेपर नहीं बनाया था तो आप सबको पता होगा कि गुकेश जो हैं ही हैज़ वॉन द वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप, है ना. तो याद रखिएगा कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि एक दो चीज़ें अपने से पढ़ लीजिएगा कि जैसे इसमें टोटल कितने आज तक चेस चैम्पियंस हुए थे. तो जैसे 18 चैम्पियन अभी तक हुए हैं. तो ही इज़ द 18th वन एंड ही इज़ द यंगेस्ट ऑल्सो. ही इज़ द यंगेस्ट चेस चैम्पियन एज वेल. तो ये भी आपको पता होना चाहिए. 18 साल की एज में, इससे पहले 22 साल की एज में हुए थे, है ना. आई थिंक कैस्परोव थे, कौन थे, कैस्परोव थे शायद, है ना. इसके अलावा लिंग जिनको हराया है, डिंग लिरन, उनको हराया है. ठीक है, तो उनका भी याद रखना कि वो भी चैम्पियन रह चुका है और चाइना से बिलोंग करते हैं. तो दैट इज़ वन थिंग. एंड फर्स्ट कौन था, ये एक आध दो बेसिक फैक्ट्स और आप देख लेना कि फर्स्ट चेस चैम्पियन कौन था, है ना. तो दिस यू कैन रिमेंबर. आई होप यू विल रिमेंबर दैट. इंडिया से दूसरे हैं, विश्वनाथन आनंद से पहले रह चुके हैं, है ना. एशिया के आई थिंक थर्ड है. तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, है ना. तो चूंकि उस समय मैंने एनालिसिस नहीं किया था इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें पढ़ लेना फिर भी, है ना. और मूव करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस की तरफ. यहाँ पे लिखा है मुराकामी टेल्स अल्मा मेटर ही वॉज अ टेरेबल स्टूडेंट. अब यहाँ पे हम ये सब इनकी बातें और इनकी गपशप नहीं पढ़ेंगे. हम पढ़ेंगे मुराकामी कौन है. तो हारुकी मुराकामी इज़ अ वेरी फेमस ऑथर एंड बहुत सारे नॉवेल्स जो उन्होंने लिखे हैं. मैंने यहाँ पे पूरी लिस्ट बना दी है हारुकी मुराकामी के बुक्स की, ताकि आपको कभी अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछे कि इनमें से ये किसने लिखी है या इस तरीके के क्वेश्चन, तो आप कर सकें. तो यहाँ पे इनके बुक्स ले ले. सबसे फेमस है नॉर्वेजियन वुड सबसे फेमस है हारुकी मुराकामी की. काफका ऑन द शोर भी फेमस है. काफका ऑन द शोर देखो क्यों कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि फ्रेंच काफका बहुत फेमस ऑथर रह चुके हैं. तो काफका ऑन द शोर लिखा हो तो कई कंफ्यूज हो जाता है आदमी कि यार फ्रेंच काफका ने तो नहीं लिखी है. देन 1Q84 इंपॉर्टेंट है, ये भी डिस्टोपियन है, 1984 की एक वैसी बनाई गई है. द विंड अप बर्ड क्रॉनिकल है. डांस 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 अ वाइल्ड शीप चेज है ना. एंड हार्ड बॉइल्ड वंडरलैंड एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड. Colorless Sukuru Sasaki and his years of pilgrimage, South of the border, west to the sun, After dark, ये सब उन्होंने लिखी है. Men without women, Blind willow, Sleeping women, Elephant vanishes, First person singular. नॉन फिक्शंस में इन्होंने लिखी है जैसे व्हाट आई टॉक अबाउट व्हेन आई टॉक अबाउट रनिंग, अंडरग्राउंड, द टोक्यो गैस अटैक, ये भी इन्होंने लिखी है. तो ये सब बहुत फेमस बुक्स है. नॉर्वेजियन वुड सबसे फेमस होगी मेरे हिसाब से. काफका ऑन द शोर भी फेमस है. 1Q84 फेमस है. एंड द विंड अप वर्ल्ड क्रॉनिकल, डांस डांस डांस, अ वाइल्ड शीप चेज, ये आप याद रखेगा. ठीक है. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. हारुकी मुराकामी इज द ऑथर. नॉर्वेजियन वुड आप पढ़ भी सकते हैं अगर आप सजेशन चाहते हैं कुछ इनकी कोई बुक, तो नॉर्वेजियन वुड से स्टार्ट करें. देन 1Q84 बहुत अच्छी है. यहाँ पे तो लिखा है सोंगहुआ रिवर के बारे में. तो यहाँ बस सोंगहुआ रिवर याद रखिएगा. इट इज़ इन चाइना. एंड यहाँ पे एक हार्बिन आइस एंड स्नो वर्ल्ड फेस्टिवल होता है. हार्बिन आइस एंड स्नो वर्ल्ड फेस्टिवल होता है. तो याद रखिएगा हार्बिन जो है चाइना के नॉर्थ ईस्टर्न हिलोंग जियांग प्रोविंस है. हिलोंग जियांग. तो हिलोंग जियांग प्रोविंस कहाँ पर है, ये नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस है चाइना का. एंड सोंगहुआ रिवर भी आपको पता है. हार्बिन आइस एंड स्नो वर्ल्ड फेस्टिवल भी आपको पता चल गया. ठीक है. तो ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है. तो यू कैन मूव हेड विद मी. आप बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं. इकॉनमी पेज में आज सिर्फ शेयर मार्केट की आई थी, तो बहुत ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे. नाउ दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल्स फॉर टुडे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन माइनॉरिटी राइट्स, क्योंकि इसमें आपका एक पूरा एक दो चैप्टर ही कवर हो जाएंगे लक्ष्मीकांत के, है ना. तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे जो माइनॉरिटी राइट्स हैं उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा, ये सब जानते हैं. इसको शोकेस करने के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया था ऑन द राइट्स ऑफ पर्सनस बिलोंगिंग टू नेशनल और एथनिक, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़. तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक डिक्लेरेशन ऑलरेडी अडॉप्ट किया हुआ है ऑन द राइट्स ऑफ द पर्सन्स बिलोंगिंग टू नेशनल और एथनिक, रिलीजियस
एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। और ये डिक्लेरेशन कब अडॉप्ट किया है? दिसंबर 18, 1992, 18 दिसंबर 1992। तो 18 दिसंबर की जब डेट सेलेक्ट की गई तो याद रखिएगा यही डेट है जब माइनॉरिटी राइट्स डे पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, माइनॉरिटी राइट्स डे। तो आज जो है माइनॉरिटी राइट्स डे भी है, ये भी आप एक फैक्ट याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अब माइनॉरिटीज़ के लिए फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने कहा था कि नो डेमोक्रेसी कैन लॉन्ग सर्वाइव विच डज नॉट एक्सेप्ट एज फंडामेंटल टू इट्स वेरी एग्जिस्टेंस द रिकॉग्निशन ऑफ द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज़। कोई भी ऐसी डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर सकती है जो कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज़ को ना एक्सेप्ट करे, ठीक है ना। माइनॉरिटी राइट्स की शुरुआत की अगर हम बात करें तो ये शुरुआत हुई थी लगभग ऑस्ट्रियन कॉन्स्टिट्यूशन से 1867 में, जिसने आर्टिकल 19 के अंतर्गत ऑस्ट्रियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्नॉलेज किया था कि एथनिक माइनॉरिटीज़ जो है उनके एब्सोल्यूट राइट है टू मेंटेन एंड डेवलप देयर नेशनैलिटीज़ एंड लैंग्वेज, है ना। तो ऑस्ट्रियन कॉन्स्टिट्यूशन ने 1867 में ही एक्नॉलेज कर लिया था कि एथनिक माइनॉरिटीज़ के एब्सोल्यूट राइट होते हैं टू मेंटेन एंड डेवलप देयर पर्सनैलिटी एंड नेशनैलिटी एंड लैंग्वेज, ठीक है ना। इसके अलावा हंगरी का जो 1868 का एक्ट है उसमें भी मेंशन्ड है, स्विस कन्फेडरेशन का जो एक्ट है 1874 का उसमें भी मेंशन्ड है। इसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में के बाद जब पीस ट्रीटीज़ हुई उसमें भी माइनॉरिटी राइट्स की बात की गई, है ना। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे मेंटेन की है। इसके अलावा आर्टिकल 17 जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है ना, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसमें भी ये कहा गया कि एवरी इंडिविजुअल इट गिव्स एवरी इंडिविजुअल राइट टू कम्युनिटी, है ना। हर इंडिविजुअल के पास अधिकार है कि कम्युनिटी का हिस्सा बन सके, द राइट टू एंजॉय देयर ओन कल्चर एंड पार्टिसिपेट इन कल्चरल फोरम्स एसोसिएशंस एक्सेट्रा। मतलब आप अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ कल्चरल फोरम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, एसोसिएशंस में भाग ले सकते हो, है ना, ये आपके पास अधिकार है। तो ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी मेंशन्ड है। अब ऑथर ने यहाँ पे बात की कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या इसकी डिबेट हुई थी, तो इसकी डिबेट हुई थी ऑब्वियसली बात है, एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी ऑन द फंडामेंटल राइट्स एंड राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज। याद रखिएगा एडवाइजरी कमेटी थी ऑन द फंडामेंटल राइट्स एंड राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज। हेड इसको कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उन्होंने बहुत ही डिटेल में एग्जामाइन किया था माइनॉरिटी राइट्स को। और इसी कारण से आर्टिकल जो 29-30 स्पेशली जो इनैक्ट किए गए थे, है ना, स्पेशली आर्टिकल 25 to 30 हैं ही सेक्युलरिज्म वाले आर्टिकल, लेकिन स्पेशली आर्टिकल 29-30 जो है वो राइट ऑफ द माइनॉरिटीज से ही डील करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे ऑथर ने की। फिर उसके बाद ऑथर ने बताया कि भाई देखो राइट्स बहुत सारे थे, लेकिन आर्टिकल 25, 26, 27 तक जब हम आर्टिकल्स की बात करते हैं आर्टिकल 14 से, तो कहीं पे भी वो लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर की बात नहीं होती, उनकी प्रोटेक्शन की बात नहीं होती। तो वो बात सबसे पहले होती है आर्टिकल 29 में, है ना, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ वंस लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, ये आर्टिकल 29 का हिस्सा है, ठीक है ना। तो हो सकता है कई बार आप इंडिविजुअल को अनजस्ट तरीके से ना ट्रीट करें, लेकिन जब आप ग्रुप को ट्रीट करने लगते हैं तो वो फिर एक ही बात हो जाती है ना। इंडिविजुअल को जरूरी नहीं कि आप हर समय रिडिक्यूल करें, लेकिन एक ग्रुप को भी अगर आप रिडिक्यूल कर रहे हो तो फिर वो सबको ही अंडरमाइन करता है, ठीक है ना। And that is the thing which is important, and it requires not only the presence of a group that shares common culture but a conducive environment in which the कल्चर्स कैन फ्लरिश। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे सिर्फ ग्रुप का होना ज़रूरी नहीं है, एक कॉन्ड्यूसिव इन्वायरमेंट भी होना चाहिए जहाँ पे वो ग्रुप फ्लरिश कर सके। इसी कारण जब आर्टिकल 30 आप देखेंगे तो ये रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो हैं दे आर अलाउड टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस सो दैट सच ए स्पेस कैन बी क्रिएटेड इन द इंस्टीट्यूशन, है ना। तो उनको ग्रो करने का कॉन्ड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए आर्टिकल 30 में बोला गया है कि भैया आप अपने रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो हैं दे आर अलाउड टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर द इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना। कुछ केसेस भी हैं, जैसे 7 जज बेंच थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 2024 का ही केस है जिसने कि डिस्क्राइब किया आर्टिकल 30 को एज अ फेसेट ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केस 2024। इसके अलावा सेंट जेवियर कॉलेज सोसाइटी केस है 1974 का जिसमें 9 जज बेंच था जिसने ऑब्जर्व किया कि द होल ऑब्जेक्ट ऑफ कन्फरिंग द राइट ऑन माइनॉरिटीज अंडर आर्टिकल 30 इज टू इंश्योर दैट देयर विल बी इक्वालिटी बिटवीन द माइनॉरिटी एंड द मेजॉरिटी, है ना। इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए है आर्टिकल 30, ये सेंट जेवियर कॉलेज सोसाइटी 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ठीक है ना। एंड इसके अलावा अगर आप देखें तो आर्टिकल 30 जो है राइट्स अंडर आर्टिकल 30 वर हेल्ड टू बी पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर के भी है, तो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भी आप इस तरह से डिग्रेड नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक आध चीज़ें जो बेसिक आपको पता होनी चाहिए, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं माइनॉरिटी डिफाइंड है, तो माइनॉरिटी डिफाइंड नहीं है। ये आप 2-3 बेसिक फैक्ट लिख लीजिए कि माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। दूसरी चीज़, क्या वर्ड माइनॉरिटी यूज हुआ है, तो हाँ वर्ड माइनॉरिटी यूज हुआ है 4-5 बार, तो याद रखिएगा। हाँ, इट हैज़ बीन यूज्ड 4 प्लेसेस, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन
में, बट डेफिनेशन हैज़ नॉट बीन गिवन, ठीक है ना. नो डेफिनेशन ऑफ दिस माइनॉरिटी हैज़ बीन गिवन, बट दिस वर्ड हैज़ बीन यूज्ड. तो ये आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा. एंड अब याद रखिए, देखिए देखो, माइनॉरिटी कोई भी हो सकता है. माइनॉरिटी कोई ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर रिलीजन माइनॉरिटी होता है. माइनॉरिटी अलग अलग रीजन्स में अलग अलग होते हैं. जैसे कि यहाँ पे ऑथर ने ये भी मेंशन किया कि हिंदूज जो हैं दे आर अ रिलीजियस माइनॉरिटी इन पंजाब, कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. अगर आप देखें तो हिंदूज आर माइनॉरिटी, तो दे ऑल्सो आर एंटाइटल्ड फॉर द माइनॉरिटी राइट्स. तो उनको भी माइनॉरिटी राइट्स वहाँ पे दिए जाते हैं, ठीक है ना. बहुत सारे हिंदू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस भी हैं इंडिया में. तो ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन है जो हर जगह माइनॉरिटी, ऐसा नहीं. कई जगहों पे वो माइनॉरिटी भी हो सकता है. तो माइनॉरिटी कोई भी हो सकता है, कोई भी सेक्शन हो सकता है. ये एक इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा. अब यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स मेंशन है. जैसे आर्टिकल 29(1) लेज डाउन दैट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग a distinct language, script और culture of its own shall have the right to conserve the same. तो ये आर्टिकल 29 का 1 बोलता है कि भैया आपका अगर डिस्टिंक्ट कल्चर है, लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, तो आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, कंजर्व कर सकते हो, ठीक है ना. तो यहाँ पे ऑथर ने दो चीज़ें बोली कि दो इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें समझने लायक है. पहली चीज़ तो ये कि डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं उनके डिफरेंट कल्चर्स हैं, है ना. हर आदमी एक कल्चर को बिलोंग नहीं करता है, ना कर सकता है. तो ये पहली चीज़ समझनी होगी. दूसरा ऑथर ने कहा कि भैया ये जो है ये इंडिविजुअलिस्टिक राइट टू कल्चर जो है, इट इज़ एन इंडिविजुअलिस्टिक राइट. मतलब हर इंडिविजुअल को ये राइट दिया गया है कि अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है ना. दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. फिर आर्टिकल 350A भी मेंशन्ड है. ऑथर ने कहा कि भाई जो प्राइमरी स्टेजेस होते हैं उसमें एजुकेशन जो है वो मदर टंग में दी जानी चाहिए, है ना, ताकि वो मदर टंग का भी प्रमोशन हो सके, है ना. वो भी आपके कल्चर का ही हिस्सा है. लिंग्विस्टिक का भी हिस्सा है. आर्टिकल 350 का बी जो है वो कहता है कि भाई एक स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ होना चाहिए. आर्टिकल 350 का बी बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ ए स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ठीक है. इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ हैं. नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है जो कि डील करते हैं विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द माइनॉरिटीज़ एंड ऑल. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. इसके अलावा ये आपको पता ही होगा कि जो राइट टू एजुकेशन है वो भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पे लागू नहीं होता है ना, ताकि वो अपने नंबर्स को मेंटेन कर सके. तो याद रखिएगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट और ये सब चीज़ें जो है वो आपके माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पे नहीं लागू होता है, ठीक है ना. दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे बात चल रही है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को पहचानने के लिए क्या है. तो यहाँ उतर ने कहा कि जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो केस था, जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी जिसको हेड कर रहे थे, उसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं. हालांकि पहले ये चीज़ क्लियर नहीं थी कि क्या क्राइटेरिया होगा फॉर आइडेंटिफाइंग द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, लेकिन 2024 का जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केस है उसमें कुछ चीज़ें बताई गई. जैसे ऑथर ने यहाँ पे देखो 4 पॉइंट लिखे हैं, लिखा ना इंडिशिया फॉर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, ये क्राइटेरिया ही है. तो पहला ऑथर ने कहा कि ब्रॉड, फ्लेक्सिबल और होलिस्टिक क्राइटेरिया होना चाहिए टू आइडेंटिफाई द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस. दूसरा उन्होंने कहा फोकस ऑन आइडिएशन मतलब कि ओरिजिन और इंटेंट क्या था बिहाइंड एस्टैब्लिशिंग दैट इंस्टीट्यूशन. आइडिएशन के ऊपर फोकस होना चाहिए. देन फाउंडर का बैकग्राउंड पता होना चाहिए और फाउंडर जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करना चाहिए. एंड इंटेंट शुड बी टू एस्टैब्लिश द इंस्टीट्यूशन प्रिडोमिनेंटली फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटी. इंटेंट जो होना चाहिए वो प्रिडोमिनेटली उसके लिए होना चाहिए. फिर एडिशनल फैक्टर्स भी देखने, जैसे कलेक्शन ऑफ फंड्स क्या है, सिक्योरिंग लैंड कैसे आपने किया, बिल्डिंग कैसे कंस्ट्रक्ट की, गवर्नमेंट अप्रूवल कैसे पाए आपने. एंड माइनॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी, द राइट टू एडमिनिस्ट्रेट फॉलोज द राइट टू एस्टैब्लिश. तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ मेंशन की हैं जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने लिखी थी, है ना. बहुत एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, बट हाँ थोड़ा क्लैरिटी लाने की कोशिश की गई थी. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. एंड एक और चीज़ ऑथर ने कही कि भाई आर्टिकल 30 का 2 ये भी कहता है कि स्टेट जो है इट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन वाइल ग्रांटिंग एड देते समय डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में स्टेट गवर्नमेंट. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ना. तो ऑथर ने ये भी मेंशन किया है. एंड स्टेट कैन नॉट इम्पोज सच ओनरस कंडीशंस आइदर इन ग्रांटिंग एड और इन गिविंग एफिलिएशंस टू माइनॉरिटी. ऑथर ने ये भी कहा कि अब ऐसा नहीं कि आप ग्रांट दे रहे हो किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को तो ये बोलो कि यार अपना माइनॉरिटी का स्टेटस छोड़ो तभी मैं आपको ग्रांट दूंगा. तो ऐसी कंडीशंस भी नहीं लगा सकता स्टेट. देनी हो तो दो, नहीं देनी नहीं दो, लेकिन राइट नहीं, क्योंकि उनके पास हाँ राइट तो नहीं है गवर्नमेंट एड का किसी इंस्टीट्यूशन को, लेकिन अगर आप दे रहे हो तो आप ऐसी कंडीशंस नहीं लगा सकते कि भैया आप पहले माइनॉरिटी टैग छोड़ दो तब मैं आपको दूंगा. ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे बताई. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी. बहुत ही प्यारा आर्टिकल था. अब यहाँ पे देखो लिखा है चाइना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेट कलेक्टर. तो यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, है ना. इसका दूसरा टर्म भी जो यहाँ नहीं लिखा है उसको बोलते हैं चेक बुक डिप्लोमेसी. चेक बुक डिप्लोमेसी, है ना. ये भी टर्म है
ये भी चाइना के लिए ही यूज़ होता है। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी भी चाइना के लिए यूज़ होता है, और आपका चेकबुक डिप्लोमेसी भी चाइना के लिए यूज़ होता है। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी क्या है? एक ऐसी सिचुएशन जब कंट्री लोन प्रोवाइड करती है दूसरे नेशंस को अंडर द टर्म्स विच आर वेरी डिफिकल्ट टू रीपे। देखो क्या होता है, कई बार आपको पैसे की जरूरत है, अब आप बाकी देश तो आपको पैसे नहीं दे रहे, तो एक देश आएगा जो आपको पैसे तो देगा लेकिन ऐसी कंडीशंस पे देगा कि आप उसको रीपे नहीं कर पाओगे, है ना। अब आप जब रीपे नहीं कर पाओगे तो आप डेट पे चले जाओगे, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में चले जाओगे, और इसी का एडवांटेज फिर वो दूसरी कंट्री ले लेती है, और फिर जैसे वो लैंड ले लेना या वहाँ पे कुछ कंडीशन ऐसी डाल देंगे, है ना। तो अल्टीमेटली उसमें जो पावर है उस जो डेट देने वाली कंट्री है, लोन देने वाली कंट्री, उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये इन्फ्लुएंस करने के लिए जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं या स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड जो कंट्रीज हैं, उनको ट्रैप में फंसाने के लिए चाइना ने किया है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। इसीलिए चाइना हाईएस्ट लोन कलेक्टर भी है, डेट कलेक्टर भी है ना। इसमें की कैरेक्टरिस्टिक्स डेट ट्रैप में क्या होता है कि हाई इंटरेस्ट लोन पे लोन दिया जाता है, स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स के लिए दिया जाता है, कोलेट्रल काफ़ी रखा जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने बताई। स्पेशली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चाइना ने बहुत सारा किया, जैसे हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका में, वो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी को शोकेस करता है। श्रीलंका ने पोर्ट को लीज किया था टू अ चाइनीज कंपनी 99 ईयर्स के लिए, और चाइना के पास ऑब्वियसली होता है स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस आ गया इंडियन ओशन का, ठीक है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। चेकबुक डिप्लोमेसी भी होती है कि आप ब्लैंक चेक प्रोवाइड कर देते हो तो सामने वाले को लगता है कि यार गजब पैसा दे रहा है, लेकिन वो एक्चुअली वो भी डिप्लोमेसी का ही हिस्सा है ना। अगला देखो लिखा है द चैलेंज ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। अब यहाँ पे जो ऑथर ने बात की, देखो इस पूरे आर्टिकल में बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है ना। जो ऑथर है द्युति सेन, इन्होंने ट्राई अच्छा किया है बट बहुत ज़्यादा अच्छा आर्टिकल नहीं लिख पाएंगे ये। मेजरली इन्होंने पूरे आर्टिकल में जो बात की हुई है कि इंडियन हेल्थ केयर में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज जो है वो है डिस्पैरिटी का चैलेंज। डिस्पैरिटी मतलब कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्टेटस है। बिहार में आप देखेंगे तो अलग स्टेटस है हेल्थ केयर का, अलग लेवल है। वहीं पे हिमाचल प्रदेश में या वेस्ट बंगाल या केरला में देखेंगे तो डिफरेंट है, ठीक है। एंड इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि जो इंडियन हेल्थ सिस्टम बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। प्लस दूसरा ऑथर ने कहा कि हेल्थ का एक्सपेंडिचर भी है, वो भी बहुत डिफरेंट है। जैसे हिमाचल प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट नहीं है लेकिन 3,829 करोड़ रुपए वो लगाता है, 3,829 रुपये पर कैपिटा वो खर्च करता है हेल्थ में। वहीं बिहार को अगर हम देखें तो केवल 701 रुपये खर्च करता है पर कैपिटा, पर यानी पर पर्सन। तो ये यहाँ पे एक्सपेंडिचर में बहुत डिफरेंस है। इसके अलावा डिस्पैरिटी जो है हेल्थ इंडिकेटर्स में वो भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि वेस्ट बंगाल की फर्टिलिटी रेट कम है, 1.64 है, लेकिन टीनेज प्रेगनेंसी रेट बहुत ज़्यादा है ना, केरला के कंपैरिजन में या हिमाचल प्रदेश के कंपैरिजन में। तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स है, वो भी अपना एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा रही है ऑन द हेल्थ केयर, है ना। और अगर वो बिना किसी रिफॉर्म के, सिस्टमिक रिफॉर्म के केवल स्पेंडिंग बढ़ा दे तो भी काम नहीं चलेगा, है ना। ऑथर ने ये भी कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ स्पेंडिंग बढ़ा के भी काम नहीं कर सकते, आपको सिस्टमिक रिफॉर्म्स करने की भी ज़रूरत है। एक और मेजर प्रॉब्लम जो हमारे हेल्थ सिस्टम में वो ये है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का मतलब कि आप जब पैसा दे रहे हो ना हेल्थ का, तो आपकी जेब से बहुत पैसा लगता है। आउट ऑफ पॉकेट वही बोलता है, जेब से बहुत, मतलब होता क्या चाहिए, अमेरिका में बहुत सारी चीज़ें कवर्ड रहती हैं कि ठीक है यार ये चीज़ कवर्ड है, ये इंश्योर्ड है, तो आपको अपनी जेब से पैसा नहीं देना पड़ता, वो गवर्नमेंट ही कवर कर लेती है। लेकिन हमारे इंडिया में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, जेब से बहुत पैसा निकलता है, ठीक है। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि रीजन स्पेसिफिक नीड्स हमको समझने की जरूरत है। अलग अलग रीजन्स में अलग अलग स्ट्रेसर्स हैं, अलग अलग उसमें पैरामीटर्स हैं जिसमें हमको समझने की जरूरत है। वन शू फिट्स ऑल स्ट्रैटेजी हम नहीं अपना सकते हैं। हमको इसीलिए हॉलिस्टिक और लोकलाइज्ड सॉल्यूशंस की जरूरत है। जो सॉल्यूशन ऑथर ने मेंशन किया ना उसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि हॉलिस्टिक बट लोकलाइज्ड सॉल्यूशंस की जरूरत है, क्योंकि हम जनरलाइज सोल्यूशन से काम नहीं कर सकते। यानी कि जैसे कुछ जनरलाइज सोल्यूशन मतलब कि केवल स्पेंडिंग बढ़ा दो या रिसोर्सेज बढ़ा दो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दो, सिर्फ इनसे काम नहीं चलेगा। हमको लोकलाइज्ड सोल्यूशंस भी लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे अडेप्टेशंस करके, है ना, क्लाइमेट रेजिलिएंट सोल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, तभी वो रोबस्ट सोल्यूशंस होंगे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एडिटोरियल एज वेल। अच्छा था, लेकिन थोड़ा मैंने इसको सेट कर दिया आपके लिए, लेकिन ओवरऑल यही था। And I hope you got clarity regarding that as well. The legal gaps in India's unregulated AI surveillance. अब यहाँ पे जो आर्टिकल लिखा गया वो लिखा गया कि इंडिया जो है वो AI का यूज़ करना चाहता है इन सर्वेलेंस, मतलब पुलिसिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहता है। एंड स्पेशली नेक्स्ट 5 years में AI चाहते हैं कि भैया जैसे
AI फॉर क्राइम पेट्रोलिंग शो नहीं, लेकिन क्राइम पेट्रोलिंग के लिए करना चाहते हैं। इसके अलावा AI पावर्ड सैटेलाइट्स लॉन्च करना चाहते हैं ताकि हमारा जो सर्विलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है AI से वो लैस हो सके। तो हालांकि टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन जब भी आप करते हैं लॉ इन्फोर्समेंट में तो काफ़ी अच्छा होता है, इट इज़ कमेंडेबल। बट वहीं पे उसी के साथ ये सब्सटैंशियल लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न्स भी रेज करता है। ऑथर ने कहा कि भाई देखो, अभी AI आपने अच्छे से समझा नहीं है, आपके यहाँ प्रॉपर AI को कंट्रोल करने के लिए लॉ नहीं है, AI के मिसयूज़ को रोकने के लिए प्रॉपर लॉ नहीं है, वहीं पे आप सर्वेलेंस शुरू कर दोगे, है ना। तो यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया है ऑथर ने, मैं ये टर्म बताना चाहता था आप लोगों को, ड्रैगनेट सर्वेलेंस। It is a term that refers to indiscriminate data collection beyond just suspects और criminals। मतलब कि ड्रैगनेट सर्विलेंस का मतलब क्या होता है कि जब आप केवल सस्पेक्ट या क्रिमिनल्स का डेटा नहीं कलेक्ट कर रहे हो, बल्कि सबका इनडिस्क्रिमिनेटली आप डेटा कलेक्शन करना शुरू कर देते हो, तो उसको बोलते हैं ड्रैग नेट सर्विलेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना। इट्स अ टर्म विच रिफर्स टू इनडिस्क्रिमिनेट डेटा कलेक्शन बियॉन्ड द सस्पेक्ट्स और क्रिमिनल्स, ठीक है ना, ड्रैग नेट सर्विलेंस। तो ये आप इंपॉर्टेंट याद रखना। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा कि भैया अमेरिका में जैसे आप देखोगे तो उसमें सेक्शन 702 है फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विलेंस एक्ट का, वो कहता है कि भाई वेल इंटेंडेड सर्विलेंस लॉ जो है इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन ओवर रीच इन्फ्रिंजिंग ऑन सिटीजन्स राइट। तो आप सोचो यूएसए इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं कि बहुत ज़्यादा जब आप सर्विलेंस करते हो ना तो दैट इन्फ्रिंजेस ऑन द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, है ना। तो वही चीज़ ऑथर ने यहाँ बताई कि आप AI सर्विलेंस स्टार्ट तो करना चाहते हो, बट आपके पास क्या प्रॉपर लॉ है, क्या आपका डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है या फिर जो भी आपके पास लॉज हैं, क्या दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रोटेक्ट इनडिस्क्रिमिनेट सर्विलेंस या राइट टू प्राइवेसी के जो कंसर्न्स हैं, क्योंकि केएस पुट्टस्वामी के बाद तो राइट टू प्राइवेसी भी एक फंडामेंटल राइट ही है, तो क्या उसको आप प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रहे हो। तो दीज आर द क्वेश्चंस, बिग क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। एंड ऑथर ने यह भी कहा कि यूरोपियन यूनियन ने अपने रेगुलेशंस इनैक्ट किए हैं, तो वो इंडिया के लिए एक यूजफुल गाइड के रूप में काम कर सकता है, हमको वहाँ से थोड़ा हिंट लेना चाहिए, प्रॉपर लॉ बनाना चाहिए, है ना। EU में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट जो है वो एक रिस्क बेस्ड अप्रोच लेके चलता है AI एक्टिविटीज़ को, मतलब AI को रिस्की मानता है पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि AI पहले रिस्की है, हमको तो रिस्की मान के जब लॉ बनाएंगे तब जाके अच्छा लॉ हो जाएगा ना। हम सीधे हमको बस लग रहा है कि अगर कोई टेक्नोलॉजी है तो उसको CCTV में डाल दो, इसको इसमें डाल दो उसको, बट उससे क्या राइट टू प्राइवेसी कंसर्न्स नहीं उठ रहे हैं, क्या उससे बहुत सारे डेटा प्रोटेक्शन कंसर्न्स नहीं उठ रहे हैं। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, इसीलिए अनरेगुलेटेड AI सर्विलेंस जो है उसको पहले उसके लीगल गैप्स को भरो, उसके बाद आगे बढ़ो। आगे लिखा ऑथर ने कि प्राइवेट एविएशन इज रिलीजिंग मोर देन इट्स फेयर शेयर ऑफ एमिशन। तो ऑथर ने कहा कि भाई जो प्राइवेट एमिशन है, यानी कि प्राइवेट एयरक्राफ्ट जो है, एविएशन सेक्टर है, वो लगभग 5 से 14 गुना ज़्यादा पॉल्यूट कर रहा है ना, दैन द कॉमर्शियल फ्लाइट्स, है ना, एंड 50 टाइम मोर देन द ट्रेन्स। कॉमर्शियल फ्लाइट से 14 गुना ज़्यादा और 50 गुना ज़्यादा ट्रेन से पोल्यूट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये 46% जो एमिशन है वो केवल प्राइवेट एविएशन का ही है ना। एंड इंडिया जो है वो टॉप 20 कंट्रीज में आता है इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट एयरक्राफ्ट ओनरशिप, है ना। जो प्राइवेट एयरक्राफ्ट्स होते हैं ना, प्राइवेट मतलब प्राइवेटली ओन जो जेट्स होता है, ये सारी चीज़ होती हैं। तो और इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री दैट हैज़ 3rd हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनर्स एंड रैपिडली ग्रोइंग मिलियनर। तो ये बिलियनर्स और मिलियनर्स के पास ही तो प्राइवेट जेट होते हैं। अच्छा, प्राइवेट, यही याद रखना, प्राइवेट और कमर्शियल में अंतर ये, कमर्शियल जैसे पैसेंजर्स को ले जाती है, इतने सारे पैसेंजर्स को ले जाती है, बट एक प्राइवेट जेट में एक फैमिली जा रही है, केवल एक व्यक्ति जा रहा है, तो वो पर कैपिटा पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना उसका। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने कही। अब ऑथर ने कहा कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो जैसे हाइड्रोजन फ्यूल का आप यूज़ करें या इलेक्ट्रिफिकेशन का यूज़ करें। हालांकि उसके बहुत सारे अभी भी वो हैं, जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं तो आपको फिर रीमॉडल करना पड़ेगा, रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिर आपको बैटरी कितनी लगानी है, कहाँ लगानी है, वो देखना पड़ेगा इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। वहीं पर अगर आप हाइड्रोजन एज अ फ्यूल को यूज़ करते हो तो आपको थोड़ा एफिशिएंसी बढ़ेगी, लेकिन उसके लिए भी रीडिज़ाइनिंग लगेगी, रीमॉडलिंग लगेगी, एयरक्राफ्ट की रिस्ट्रक्चरिंग लगेगी। तो ऑल दीज थिंग्स आर their issues. I hope you got clarity regarding that. Panel led by ex-ISRO chief advises restructuring of NTA. अब NTA क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। उसके लिए एक पैनल बनाया गया था जिसको हेड कर रहे थे हमारे ex-ISRO चीफ, जिनका नाम है के राधाकृष्णन जी। और के राधाकृष्णन जी ने रिकमेंड किया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। रिस्ट्रक्चरिंग मतलब कि उसमें थोड़ा चेंजेस करने की आवश्यकता है। तो ये रिस्ट्रक्चरिंग 2025 में होगी ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द पैनल। सबसे पहले पैनल ने जो बड़ा रिकमेंडेशन दिया है वो दिया है DG एग्जाम का। DG एग्जाम
होना चाहिए। डिजी एग्जाम मतलब जैसे डिजी यात्रा आ गया ना एयरपोर्ट और इन सब में, फॉर फ्लॉलेस और फॉर स्मूथ पैसेंजर सर्विसेज, तो डिजी यात्रा के तर्ज पे ही डिजी एग्जाम होना चाहिए, ताकि जो कैंडिडेट है वही कैंडिडेट एग्जाम दे रहा हो, ये मेक श्योर किया जा सके डिजिटल टेक्नोलॉजीज आधार इन सब का यूज करके। तो डिजी एग्जाम की आवश्यकता है। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा कि एनटीए जो है उसको प्राइमरली फोकस करना चाहिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, रिक्रूटमेंट में नहीं करना चाहिए। पहले तो एनटीए को फोकस कराओ कि आप केवल यूजी पीजी के रिक्रूटमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन लो, नौकरी के रिक्रूटमेंट मत लो। इसके अलावा ऑथर ने ये भी सजेशन किया है, ऑथर ने नहीं, कमिटी ने ये भी सजेस्ट किया है कि डायरेक्टर जनरल जो होना चाहिए, ही शुड बी एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी टू द यूनियन गवर्नमेंट अंडर द सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम, ठीक है ना। तो जो आपका डायरेक्टर जनरल होना चाहिए, ही शुड बी एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी टू द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा पैनल ने मल्टी सेशन टेस्टिंग की बात की है। मल्टी सेशन टेस्टिंग मतलब कि अलग अलग सेशंस में एग्जाम हो, लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है, जब मल्टी सेशन टेस्टिंग होगी तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी फॉलो होगी। तो ऑथर ने कहा कि भाई नॉर्मलाइजेशन का भी एक वेल डिफाइंड, वेल एस्टेब्लिश्ड, वेल डॉक्यूमेंटेड एंड वेल कम्युनिकेटेड आपको प्रोसीजर बनाना चाहिए, ताकि आप उसको लोगों के साथ बांट भी सके और ट्रांसपेरेंट हो सके प्रोसेस। नहीं तो लोग यही नहीं समझते कि वो कैसे नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। तो ऑल दिस थिंग्स हैव बीन देयर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अष्टमुडी लेक में क्लैम की पॉपुलेशन को रिप्लेनिश किया जाए। क्लैम क्या होता है? मॉलस्क होता है एक्चुअली। शंख या घोंघा आपने नाम सुना होगा ना, शंख घोंघा। तो अष्टमुडी लेक कहाँ पर है? तो केरला में है ना। यहाँ पे देखो शॉर्ट नेक क्लैम लिखा है, पफिया मालाबारिका, है ना। और इनके नंबर्स घटते जा रहे थे अष्टमुडी लेक में। तो ये एक तरीके से लेक की क्वालिटी को भी दिखाता है कि लेक की क्वालिटी सही नहीं है इस समय, है ना। तो यहाँ पे इनको दोबारा रिप्लेनिश किया जा रहा है। और ये रैंचिंग जो हो रही है, ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत हो रही है, विच इज़ द ब्लू ग्रोथ प्रोजेक्ट। एंड इसका एम है टू रिस्टोर द मैराइन इकोसिस्टम, to ensure the long term sustainability and to empower the local fisheries and, है ना, ये सारी चीज़ें इनके लिए किया जा रहा है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। समझ में आ गया होगा आप लोग को, है ना। यहाँ पे भस्मा शंकर टेम्पल जो है संभल में, वहाँ पे हनुमान जी मिले हैं। 46 सालों के बाद ये मंदिर खुला है, ठीक है, आप इसको याद रख लीजिएगा। सो दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।